Good evening, everyone. I am going to deliver one small talk on understanding about minerals and rocks. And this is FDP3 project work. So this I have taken this picture nearby our Balaghat district, and this is the bank of the Benganga River, and there are many Archean rocks, granite niches are exposed and intruded by the major quartz veins. The quartz veins are very beautiful, so that's why I have put just on my this slide. And these are my objectives that I will try to fill all the objectives. Understanding about the about meaning of minerals, and understanding about the meaning of rocks. And there are some more information regarding minerals and rocks we will cover in this chapter. तो अभी हम लोग फादर ऑफ मिनरोलॉजी, जब हम मिनरोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। ये जो जॉर्जियस आर्गिकोला, ही इज द पायनियर साइंटिस्ट इन German scientist, basically physicist. So he has written one wonderful book, De Re Metallica. This one is the first book published in mining, especially mineral mining. So that's why henceforth he called as a father of mineralogy. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम मिनरल कैसे कह सकते हैं। क्या कोई भी सब्सटेंस हमारे लिए मिनरल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कुछ ये डिसाइड करने के लिए कमीशन ऑन न्यू मिनरल्स नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल मिनरोलॉजिकल एसोसिएशन, ये टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं, और जो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं ये अभी जो नए मिनरल डिस्कवर किए जाते हैं उन्हें नॉमेनक्लेट करते हैं। ओके, तो मिनरल की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, तो ये अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात, मिनरल जो है नेचुरली अकरिंग होना चाहिए। ये एक पिक है जो मैंने अभी एक अंडरग्राउंड माइन जब मैंने विजिट किया था तब ली हुई थी। तो ये एक अंडरग्राउंड माइन है, नेचुरल लोकेशन में ये मिनरल्स बनते भी है, मिलते भी है। एंड सेकेंड थिंग, मतलब कि नेचुरल अकरिंग, दैट मीन्स कि आपको वो आप मिनरल कभी बना नहीं सकते। ह्यूमन एड के बिना, ह्यूमन की मदद के बिना जो सब्सटेंस नेचुरली फॉर्म होते हैं वो सारे मिनरल कहलाते हैं। अभी और भी टर्म्स एंड कंडीशंस आएगी उनके अनुसार भी। तो होमोजेनस सब्सटेंस ये क्या होते हैं? होमोजेनस का मतलब है, देखो होमोजेनस का मतलब है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंपोनेंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सिस्टम, दैट्स कॉल्ड होमोजेनस। सो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे हमारे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर, अर्थ में जो एटमॉस्फेयर, अर्थ के सरफेस के ऊपर में जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में मतलब स्ट्रेटिफाइड एटमॉस्फेयर है, मतलब कि अलग अलग लेयर्स है, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो सारी स्फीयर्स अपने सेल्फ में तो होमोजेनस है, बट यदि आप देखेंगे कि एक का कंपोनेंट दूसरे के कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन से अलग है, जैसे ऑक्सीजन का जो लेवल है ट्रोपोस्फेयर में जो मिलेगा वो ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर में। तो ये कंपोनेंट्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे एक ग्लास है, ग्लास में वाटर है, वाटर में आपने शुगर डाल दिया, शुगर ग्लास के बॉटम में जाकर सेटल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, दैट मीन्स अभी वो हेटेरोजेनस फॉर्म में है। ठीक है, आप पूरे ग्लास में यदि कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो शक्कर अलग है, शुगर अलग है, और साथ में पानी अलग है। तो इक्वली शुगर इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वाटर इन अ ग्लास, सो दैट्स कॉल्ड हेटेरोजेनस। बट इफ दिस, जैसे शुगर को हमने घोल दिए, है ना, डिसॉल्व कर दिए उसमें, तो दैट्स कॉल्ड होमोजेनस। जैसे टी में होता है, जो सिर्फ हम पहले लेते हैं लास्ट में भी वही सेम मिठास रहती है। तो होमोजेनस सब्सटेंस का मतलब समझ गया होंगे। तीसरा है डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर, मींस जो भी मिनरल होते हैं उनका एक डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। एटम्स, क्योंकि इनके फंडामेंटल यूनिट जो होती है एटम्स होती है, एटम्स अपनी एक लैटिस बनाते हैं। इस लैटिस, जैसे कि यहाँ पे नमक का क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड, क्रिस्टल ऑफ NaCl। यहाँ पे देखो जो NaCl का क्रिस्टल है, इसमें जो क्लोरीन के जो आयन है वो कॉर्नर पे है, एंड सोडियम के जो आयन है वो सेंटर में है। इस तरीके से पूरा एक लैटिस बना हुआ है, क्यूबिक लैटिस। तो इस तरीके से डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद में एक, जैसे इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, सेम एक केमिकल कंपोजिशन भी होगा। जैसे कि जो हैलाइट है, नमक है, उसका NaCl है, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, ये फिक्स्ड नहीं होता है। केमिकल कंपोजिशन
डेफिनेट होता है, फिक्स्ड नहीं होता। डेफिनेट और फिक्स्ड में थोड़ा अंतर है। जैसे कुछ सॉलिड सॉल्यूशंस भी आता है, ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सिंपल भाषा में इतना ही समझ लीजिए। फॉर्म्ड थ्रू इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस। इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस दैट मीन्स जिसमें कि ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन कंटेंट का कुछ भी मतलब बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेस रहेगी उसका कोई मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। फॉर्म थ्रू इनऑर्गेनिक। सो ये टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसके आधार पर हम किसी मिनरल को मतलब किसी सब्सटेंस को मिनरल कह सकते हैं कि वो नेचुरली ऑकरिंग हो, होमोजेनस सब्सटेंस हो, मतलब उसमें जो भी कंपोनेंट हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हो, क्यूबिक हो, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड हो। तीसरा डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो। और चौथा फॉर्म्ड थ्रू इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस। इसके बाद में मिनरलॉइड क्या होते हैं? मिनरलॉइड होते हैं कि जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को थोड़ा लैग करते हैं, थोड़ा क्या बहुत लैग करते हैं। जैसे एक ओपल है तो ये एक तरीके से एक्सेप्शनल है। इसके साथ में यदि हम कहें कि जैसे आइस होता है तो क्या वो आइस और वाटर तो क्या ये मिनरल कहलाते हैं? तो देखिए जो आइस है डेफिनेटली वो नेचुरली फॉर्म में बनता है, देखो फ्रिज में बनता है दैट इज डिफरेंट, बट जो नेचुरल फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है, नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, डेफिनेटली सॉलिड है, एक डेफिनेट होमोजेनस सब्सटेंस है, वाटर उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, नेचुरली सारे कंडीशंस फुलफिल करता है। दैट मींस वो जो है आइस जो है वो मिनरल कहलाएगा। लेकिन जब वो डिसॉल्व होगा तब वाटर हो गया, मींस वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं है अभी, तब वो मिनरल नहीं कहलाएगा। बट ये एक एक्सेप्शनली हम वाटर को और मरकरी को, ये दो आइटम जिन्हें हम मिनरल की कैटेगरी में रख देते हैं क्योंकि ये एक मिनरल रिसोर्स की तरह हम लोग इसका उपयोग करते हैं। एक पूरा इंडिया में वाटर जो है, इंडिया के पूरे वर्ल्ड में वाटर जो है एक मिनरल रिसोर्स की तरह, एक रिसोर्स की तरह उपयोग किया जाता है, जिसे इसे मिनरल की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद में यदि कोई कहे कोल, कोल क्या होता है? कोल रॉक है, मिनरल है। कोल कार्बनिक कंटेंट से बना होता है, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन ये आ जाता है, कोल एक सेडिमेंट्री, एक ऑर्गेनोप्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है, और जिसमें कि कोल के भी कंपोनेंट्स होते हैं जिसे मिसरल्स कहते हैं, मिसरल्स, है ना। अब ये मिसरल्स जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे से तो कोल बनाते हैं। तो मिसरल्स को एज अ मिनरल कंसिडर किया जाता है कोल के लिए। तो कोल एक सेडिमेंट, एक सेडिमेंट, एक ऑर्गेनोक्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है। तो दिस आर दी जो मिनरल्स होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स और फॉर्मिंग मिनरल्स। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर दोज व्हिच आर फाउंड इन अबंडेंस इन द रॉक्स। ओके, सो around 8 to 12 minerals like feldspar, quartz, and this kind of minerals are abundantly found on the surface, earth's surface. And second type of minerals are ore forming minerals which are rarely or in a specific environment, uh, they are occurring in the earth crust. So अब इनका फंडामेंटल जो क्रिस्टल बनने का जो होता है, मिनरल के जो क्रिस्टल बनते हैं, मिनरल कैसे फॉर्म होता है, तो अभी हम वो देख लेते हैं। जैसे सबसे फंडामेंटल जो डिस्क्रीट ब्लॉक होता है वो एटम होता है। एटम्स, एटम में प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर के आधार पे इनको एलिमेंट घोषित करते हैं कि कौन सा एलिमेंट है कहलाएगा। अभी जो एटम्स होते हैं ये ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से और मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना, मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल फिर ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से और यूनिट सेल बनाते हैं। देखो किस तरीके से यूनिट सेल बना हुआ है। फिर यूनिट सेल 3 डायमेंशनल स्पेस में दे गेट रिपीटेड one another and collection of unit cells, and they form the crystal and number of crystals when they, जब बहुत सारे क्रिस्टल एक साथ बन जाते हैं तो वो एक मिनरल का फॉर्म मिनरल बनाते हैं, मिनरल का फॉर्म बनाते हैं एक तरीके से कि वो किस फॉर्म में हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जिसे रॉक क्रिस्टल भी कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे क्रिस्टल है, इसमें फेसेस, एजेस, ये सारी चीजें होती है, सॉलिड एंगल्स, ये सब चीज। अब इसके बाद में हम देखते हैं रॉक्स। रॉक्स क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मिनरल्स होते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल। तो रॉक्स बेसिकली 3 तरह से डिवाइड किया गया है, जिसमें कि प्राइमरी रॉक्स है इग्नियस रॉक, है ना। इसमें इग्नियस रॉक बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, इसमें क्रिस्टल्स ही क्रिस्टल्स होते हैं और इसमें साइजेस होते हैं क्रिस्टल के, कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन, फाइन ग्रेन, इस तरीके से अलग अलग साइजेस होते हैं क्रिस्टल के। यदि मतलब लार्ज क्रिस्टल है और स्मॉल क्रिस्टल भी है तो उसे पोरफिरिटिक टेक्सचर कहते हैं। यदि बहुत ही ज्यादा माइन्यूट क्रिस्टल है कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं तो ग्लासी टेक्सचर कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमेशा मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये यहाँ पर
यहाँ पे ये जो है ये ग्रेनाइट रॉक का एक एग्जांपल है, जिसमें कि जो पिंक कलर का जो है के फेल्सपार है। इसके अलावा यहाँ पे Na फेल्सपार भी मिलता है, साथ में बायोटाइट भी मिलता है, माइका भी मिलता है। जो ब्लैक कलर का है यहाँ पे बायोटाइट माइका है। टूरमेलिन के क्रिस्टल्स भी इसमें मिलते हैं। तो इसके बाद में अगला है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इनमें लेमिनेशंस मिलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशंस। लेमिनेशंस का मतलब है, लेमिनी का मतलब है लीव्स। जब लीव्स को एक के ऊपर एक अरेंज किया जाता है तो उसे लेमिनेशन का टर्म कहते हैं। और जैसे उनकी थिकनेस बढ़ती जाती है तो फिर स्ट्रैटिफिकेशन उनके बेड्स की थिकनेस के आधार पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेडिमेंट्री रॉक में यहाँ पर कितनी बारीक बारीक जो है, मतलब थीन थीन सीट्स है। सीट्स के फॉर्म में ये सेडिमेंट्री रॉक का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। और तीसरा जो है ये है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, बट ये लेयर्ड फॉर्म में होता है, जिसे फॉलिएशन कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होता है क्रिस्टलाइजेशन, तो जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। यहाँ पे देखो जैसे ये डार्क कलर का लेयर है, फिर लाइट कलर का लेयर है, डार्क लाइट। तो ये नीस जो एक रॉक होती है मेटामॉर्फिक रॉक का टाइप है। तो ये इस टाइप में आ जा रहे हैं। इसी तरीके से इसकी सिस्टोसिटी, निसोसिटी, मतलब जैसे जैसे फॉलिएशन का ग्रेड बढ़ते जाता है उसमें सिस्टोसिटी निसोसिटी आते जाते हैं। तो यहाँ रॉक का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। बेसिकली इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक है, बाकी सारी सेकेंडरी रॉक्स है। अभी हम रॉक साइकिल देखते हैं। रॉक साइकिल बेसिकली क्या है कि एक रॉक का दूसरे रॉक में कन्वर्ट होना बेस्ड ऑन दी डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट प्रोसेसेस। यहाँ पर देखो सबसे पहला जो मैग्मा जनरेशन यहाँ पे हो रहा है, ये जो मैग्मा जनरेशन यहाँ पे हो रहा है, देखो ये मैग्मा जनरेशन की बेसिकली 3 प्रोसेस होती है। एक होता है कि या तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो वहाँ टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपने 12th में एक रूल पढ़ा होगा, P इज प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जहां पर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो मेल्टिंग होने के लिए या तो प्रेशर बढ़ा दो तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दो तो ऑटोमेटिक वहां पे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो तीसरा है कि यदि हम वाटर को फ्लक्स करते हैं, मतलब वाटर को यदि रॉक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं किसी भी वे से, तो उस रॉक का मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाता है, मतलब वो जल्दी पिघल जाएगी, उसको कम टेम्परेचर में ही वो मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ से मैग्मा जनरेशन होता है इस प्रोसेस से। इसके बाद में मैग्मा जनरेशन होता है तो ये चूंकि इसकी डेंसिटी कम होती है मैग्मा की, ये अपर सरफेस के ऊपर मूव करने लगता है और इस तरीके से लावा इरप्शन होने लगता है। लावा इरप्शन के बाद में सॉलिडिफिकेशन होता है, तो इस तरीके से रॉक बन जाती है प्राइमरी रॉक। ये देखो लावा इरप्शन हो गया, यहाँ पे प्राइमरी रॉक फॉर्मेशन यहाँ पे इग्नियस होगी। इग्नियस के बाद इसमें टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, या इग्नियस या मेटामॉर्फिक, इन दोनों से सेडिमेंट जनरेट हुए और कहीं बेसिन में जाके, रिवर में जाके, कहीं किसी भी डिपोजिशनल एनवायरनमेंट में जाके सेडिमेंटेशन हुआ और सेडिमेंट्री रॉक बन गई। और ये फाइनली जो है मेटामॉर्फिक रॉक या सेडिमेंट्री रॉक ये मेल्ट होकर वापस इग्नियस रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आ जाती है। ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू रॉक साइकिल चलता है। इसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज है मिनरल्स की। तो इनका कलर होता है अलग अलग, एक ही कलर के अलग अलग मिनरल्स भी होते हैं, तो हम कलर को एक बहुत ही रिलायबल इंडिकेटर नहीं ले सकते हैं। लस्टर मतलब उनकी जो सरफेस होती है उनका रिफ्लेक्टिविटी, मेजर ऑफ रिफ्लेक्टिविटी कितना है। स्ट्रेट मिनरल पाउडर का कलर कैसा है। फॉर्म, एग्रीगेट्स जो क्रिस्टल का है वो किस फॉर्म में है। क्रिस्टलिनिटी, क्रिस्टलिनिटी मतलब कि कितना क्रिस्टलाइन है, पूरा क्रिस्टलाइन है, आधा क्रिस्टलाइन है, मतलब होलो क्रिस्टलाइन है, होलो हैलाइन है, मीरो क्रिस्टलाइन है, मतलब किस लेवल की क्रिस्टलिनिटी है उसमें। हार्डनेस मतलब उसमें जो एटम्स की बॉन्डिंग है वो कितनी ज्यादा है कितनी कम है। जितनी ज्यादा एटम्स की बॉन्डिंग होगी उस मिनरल, पर्टिकुलर मिनरल के क्रिस्टल में, तो वो उतना ज्यादा हार्डनेस शो करेगा। फ्रैक्चर क्या है, एटॉमिक प्लेन के अलग जो भी मिनरल है उसके एटॉमिक प्लेन्स होते हैं, उस एटॉमिक प्लेन्स से यदि किसी दूसरे डायरेक्शन में यदि क्रिस्टल या मिनरल ब्रेक करता है उसे फ्रैक्चर कहते हैं। क्लीवेज, यदि उस एटॉमिक प्लेन के अलोंग में यदि फ्रैक्चर होता है तो उसे क्लीवेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बेसल क्लीवेज पाई जाती है, ये इसमें मस्कोबाइट में, फोलिएटेड मस्कोबाइट में, है ना। अलग अलग तरीके की क्लीवेजेस होती है, 2 साइड, 3 साइड, 6 साइड स्फेलेराइट में होती है, 4 साइड फ्लोराइट में होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वेट है मिनरल का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर से करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाती है। उस मिनरल का नाम क्या है, किस क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है, उस क्रिस्टल, उस मिनरल की डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी क्या है। पैराजेनेसिस मींस वहां पे जो मिनरल्स डेवलप हुए किस ऑर्डर में क्रिस्टल मिनरल डेवलप हुए हैं, है ना। यदि कहीं पे ओ डिपॉजिट मिल रहा है कहीं पे, तो किस ऑर्डर में मिनरल
एक के बाद एक मिनरल, एक सीक्वेंस होता है मिनरल के फॉर्मेशन का, किस सीक्वेंस में, इसका मतलब है पैराजेनेसिस। अकरेंस किस जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बेसिकली ये मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वार्ट्ज की वैरायटीज मैं बता रहा हूँ, SiO2, ये रोज क्वार्ट्ज है, ये रोज क्वार्ट्ज है, ये आइलैंड स्पार है, एमेथिस्ट है। दिस आर ऑल दी टाइप ऑफ क्वार्ट्ज एंड सभी का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है, बट few because of some impurities the colors are changes। डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स, रॉक को भी हम इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी रॉक की, ऐसे ही इसमें भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स में मतलब कलर के आधार पे हम रॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ग्रेनाइट रॉक है, तो इसमें के फेल्सपार दिख रहा है, ये जो हल्का पिंक कलर का है। NF फेल्सपार है जो हल्का ग्रे कलर का दिख रहा है ना। हल्का ग्रे नहीं कहना चाहिए, मतलब it is rather lighter than the K feldspar, and the biotite one, black one is biotite, and the cloudy मतलब बादलों का जो कलर रहता है उस कलर का जो है वो क्वार्ट्ज दिखाई दे रहा है ना। तो इनको हम मतलब इनकी स्टिक से भी पता करते हैं, हार्डनेस इनका क्या है, इनका क्लीवेज। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है जैसे हम मिनरल में देखते हैं सेम, तो ये मिक्सचर ऑफ मिनरल्स ही तो होती है रॉक, है ना। तो और इनका जो नोमेनक्लेचर होता है बेस्ड ऑन उनके मोड परसेंटेज पे। मान लो 100% में कितना प्रतिशत कौन सा मिनरल है, उस आधार पे जो इसेंशियल जो मिनरल्स होते हैं उस रॉक के नोमेनक्लेचर के लिए मोस्टली 3 होते हैं। तो 3 यदि इसेंशियल मिनरल है तो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, इस आधार पर नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये तो इससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल और रॉक आइडेंटिफिकेशन की पढ़ ली। रॉक और मिनरल को आइडेंटिफाई करने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी हम उसको थोड़ा एडवांस में कि हम उसको दूसरे मेथड से कैसे देख सकते हैं, मतलब किसी भी रॉक या मिनरल को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो एक तो माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं, दूसरा है एक्सरे डिफ्रैक्शन से कर सकते हैं। तो पाउडर से लाइट मतलब मिनरल के पाउडर करके लाइट गुजारा जाता है, एक्सआरडी से पता चल जाता है। फिर है डीटीए का है थर्मल एनालिसिस, है ना। थर्मल एनालिसिस करते हैं, डिफ्यूज थर्मल एनालिसिस, मतलब दूसरे मिनरल से कंपेयर करते हैं इस टेम्परेचर के बेसिस पे। और फिर है EPMA, इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रो एनालिसिस, इलेक्ट्रॉन के लेवल पर इसका जो है एक तरीके से किसी भी मिनरल या इसका किया जाता है एनालिसिस। और माइक्रोस्कोप में मिनरल्स की पतली स्लाइस बना करके उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और एनालिसिस किया जाता है। तो मिनरल जो है माइक्रोस्कोप अंदर कुछ इस तरह से दिखते हैं, प्लेन पोलराइज्ड और क्रॉस पोलर्स में। देखो जैसे ओलिविन एक मिनरल है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसमें कि क्रॉस निकोल को मतलब बंद करके रखते हैं, पोलराइजर से जो लाइट आती है क्रॉस निकोल से, और उसको बंद करके रखते हैं क्रॉस निकोल को। तो यहाँ पे देखो ये है क्रॉस पोलर्स, मतलब ये वही क्रॉस पोलर, दैट मीन्स जब क्रॉस हेयर्स में हम लाइट पास करते हैं तो ओलिविन का कलर जो है इस तरीके से दिखाई देता है। इसको पेलियोकोरिक बोलते हैं। और ये ऑर्थोपायरोक्सिन है, इसमें ओलिविन में सिर्फ फ्रैक्चर होते हैं, क्लीवेजेस नहीं होते। रिलीफ्स देखिए काफी डार्क होती है। और ऑर्थोपायरोक्सिन में भी इसमें 2 साइड्स ऑफ क्लीवेज होती है 90 डिग्री पे, और फ्रैक्चर्स भी मिलते हैं। और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में ब्राउन टाइप का दिखता है और क्रॉस पोलर्स में ब्लैक। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। क्रॉस पोलर्स का मतलब है कि क्रॉस निकोल और पोलराइजर के बीच में 90 डिग्री का रख दिया जाता है बैरियर। माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब इग्नियस रॉक कैसी दिखती है माइक्रोस्कोप के अंदर में, तो इस तरीके से दिखती है। ये बेसाल्ट एक रॉक है इग्नियस, जिसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इस तरीके से दिखता है, और बेसाल्ट और मतलब क्रॉस पोलराइज्ड लाइट में इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे क्लाइनोपायरोक्सिन और प्लेजियोक्लेस, ये सारे मिनरल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे दिखती है, तो मेटामॉर्फिक रॉक में देखो जो क्रिस्टलिनिटी रहती है एक डायरेक्शन में अलाइन रहती है। यहाँ पर देख रहे हो इस डायरेक्शन में क्रिस्टलिनिटी अलाइन है। यहाँ पे गार्नेट के सैंपल, गार्नेट के है, ये गार्नेट है, और इसके बाजू में सब माइकेशियस है, माइका। ये क्रॉस पोलर कंडीशन में है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में है। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक अंडर माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे ये सेडिमेंट्री रॉक है, मतलब इसमें फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है। तो ये प्लेन पोलराइज्ड में ऐसे दिखते हैं, और यहाँ पे क्रॉस में ऐसे दिखते हैं। इसमें बीच बीच में जो है देख रहे हो सेडिमेंट्स किस तरीके से यहाँ पे सेटल हुए हैं सेडिमेंट्री रॉक में। ये कुछ रेफरेंस बुक्स है जिससे मैंने ये सब बनाया है, और जर्नल्स जिनसे कि आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। अब एक छोटा सा क्विज होगा, उसके बाद टॉक खत्म करेंगे। व्हाट इज मिनरल? So answer it. Is mineral is solid organic substance, or solid inorganic substance, or synthetic substance, or all of the above? So it is solid inorganic
substance. Yes, it is correct. Now second, आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ मिनरल फॉलोइंग रॉक, मतलब मिनरल पहले आना चाहिए फिर रॉक आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज, तो ग्रेनाइट एक रॉक है, मिनरल नहीं है, तो देखो यहाँ पे मिनरल पहले है रॉक बाद में है, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। सेम सिस्ट ऑलिविन, तो यहाँ पर सिस्ट है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ऑलिविन एक मिनरल है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मिनरल पहले आना चाहिए। दूसरा जो है फेल्सपार सैंडस्टोन, यहाँ पे ये आंसर सही है क्योंकि इसमें पहले मिनरल है और बाद में रॉक है। Who is the father of mineralogy? जेम्स फ्रैंक नहीं है, कार्ल्स बोर्ग ये भी नहीं है, मैक्स बॉर्न ये भी नहीं है, कौन सा है? जॉर्जियस एग्रीकोला। रॉक शोइंग लेमिनेशंस आर, कौन सी रॉक है जो लेमिनेशन शो कर रही है? सोचिए। सेडिमेंट्री रॉक्स विद लेमिनेशंस। आइडेंटिफाई मिनरल और मिनरल्स, मतलब कौन से इनमें से मिनरल है या नहीं है। मैंने शुरू में फर्स्ट स्लाइड में बताया था, कोल मिनरल है क्या? नहीं है। वुड नहीं है बिकॉज ऑर्गेनिक है ना, वुड नहीं है, ये रॉक है। ग्रेनाइट पोटेशियम, ग्रेनाइट भी नहीं है, पोटेशियम क्या है? ये तो एलिमेंट है, तो मिनरल हो ही नहीं सकता। मरकरी एंड वाटर, yes, it is exceptional minerals, this comes under exceptional minerals.